प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आप सभी का आपके इस चैनल द रेल मास्टर पे आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन आरबी जेई कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनका वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है। मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अपना रेलवे जर्नी शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरे इस रेलवे जर्नी के क्रम में उन सभी कैंडिडेट्स का वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी शक संदेह है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस रेलवे जर्नी की शुरुआत करते हैं विथ मी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं अभी भारतीय रेल में एशिया के सबसे पुराने कारखाना जमालपुर वर्कशॉप, जो मुंगेर, बिहार के मुंगेर में स्थित है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग, मेरा पदस्थापन एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। ठीक है, तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्या मेरी जर्नी रही फ्रॉम फॉर्म फिलअप, CBT1, CBT2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। ठीक है, तो सारा मैं अपना जर्नी डिस्कशन करने वाला हूँ और आपका संदेह, डाउट जितने होंगे रिलेटेड टू एवरी स्टेज ऑफ द वैकेंसी आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं NIT इलाहाबाद से ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ। मेरा बैच 2014 टू 18 था, राइट। उसके पहले मैंने इंटरमीडिएट AN कॉलेज पटना, एक्चुअली मैं बिहार बोर्ड से ही मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग हुई है, कॉलेज भी। तो AN कॉलेज पटना से हमने अपने इंटरमीडिएट की थी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरी वैकेंसी, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2018 था, और आपका वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 है, मतलब 6 ईयर्स का डिफरेंस अप्रॉक्स है। तो 29 दिसंबर, मुझे याद है 29 दिसंबर 2018 को ये वैकेंसी आई थी। हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करते समय सबसे पहले प्रेफरेंस का ध्यान रखना होता है। आपको प्रेफरेंस देना होता है जिस डिपार्टमेंट का आप हो। मान लो सिविल के हो तो सिविल वाइज आपको उसमें प्रेफरेंस भरना होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, वो इन सभी पोस्ट पे एलिजिबल है। जैसे मैकेनिकल का जो बच्चा है, मैकेनिकल स्ट्रीम का, वो रेलवे डिपार्टमेंट के मैकेनिकल, सिविल छोड़कर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो SNT डिपार्टमेंट है यहाँ पे रेलवे में, उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो। मतलब कहने का मतलब है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, उसका पोस्टिंग यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है। बस सिविल इंजीनियरिंग का जो है ना, बिल्कुल सेपरेट होता है। उसमें सिविल स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वही यहाँ के रेलवे के सिविल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका जानने वाला पॉइंट था। तो इसमें आपने प्रेफरेंस भर लिया होगा। आप CBT1 का एग्जाम भी दे चुके हो अभी, जो कि आपका 16, 17, 18 दिसंबर को भी तत्काल हुई है। तो हमारी भी जो एग्ज़ाम हुई थी वो पटना में हुई थी। मैं एक्चुअली कोलकाता, RB कोलकाता के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, कोलकाता जोन में। तो मेरा जो सेंटर था वो पटना में ही था। तो वो एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद फिर वही आपका आंसर किया था। आंसर के बाद फिर ऑब्जेक्शन का मौका दिया था। आप ऑब्जेक्शन करते हो, ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर मॉडिफाइड आंसर किया था। उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट विथ कट ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि सिलेबस सेम है सबका, CBT1 के लिए, चाहे सिविल के बच्चे हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, तो सेम सिलेबस जब मल्टी सेशन में, मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर, आपका जो रॉ स्कोर है उसको नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहोगे, इफ़ यू पुट योर क्वेरी इन कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली फॉर दिस। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर के फॉर्म में आपका कट ऑफ आएगा। तो सिविल के बच्चों के लिए, अच्छा, कट ऑफ जो आएगा वो बिल्कुल कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, पहला तो जोन वाइज होगा। ठीक है, सबका अपना अपना जोन में जितनी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि 15 टाइम्स सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला है।
मान लो कि 100 वैकेंसी किसी जोन में, मान लो कोलकाता जोन में भी 100 वैकेंसी है, तो 1500 बच्चों को, मान 15 टाइम्स बच्चों को उसमें CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो वो CBT 1 देने के बाद आपका बिल्कुल जोन वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज और कम्युनिटी वाइज। कैटेगरी में क्यों बोल रहा हूँ, कैटेगरी कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है? कैटेगरी में पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि रेलवे के जितने इस सब में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो पोस्ट है उसको आरआरबी ने एक कैटेगरी नंबर, कैटेगरी कोड दे रखा है, सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट द वैकेंसी वेरी स्मूथली, ताकि वैकेंसी उनको करवाने में आसानी हो। ठीक है, तो वो कैटेगरी कोड है। तो आप मान लो कि सिविल के बच्चे हैं, उनके लिए सिविल ये थे पीवे, ठीक है ना, जेई पीवे अलग सेक्शन हो गया, जेई ब्रिज, बहुत सारों को ब्रिज में पोस्टिंग होगा, जेई डिजाइन एंड ड्राइंग, मतलब सिविल पोस्ट में भी सबका लेवल तो सेम ही है लेकिन पोस्ट अलग अलग है, तो उनकी कैटेगरी डिफाइन कर दिया गया कि जेई पीवे का कैटेगरी नंबर 1 होगा, जेई ब्रिज का कैटेगरी नंबर 2 होगा। लाइक इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मान लो कि जेई पीवे, जेई ब्रिज, ठीक है, जेई डिजाइन एंड ड्राइंग, जेई एस्टिमेशन, ठीक है, इस तरीके से होता है। वैसे मैकेनिकल वालों के लिए है जेई वर्कशॉप, राइट, जेई CNW, जेई प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन यूनिट, जेई वर्कशॉप। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, सबका अपना अपना कैटेगरी डिफाइंड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि CBT 1 में मान लो कि सिविल के 8 पोस्ट हैं, तो उन सभी 8 पोस्ट का अगर कट ऑफ आप क्रॉस कर जाते हो तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए फिर वो 8 के 8 स्कोप खुले हैं। आपको CBT 2 दीजिए, इसके बाद जो सिलेक्शन होगा तो उसमें जो आपका बेस्ट मार्क्स होगा CBT 2 में, अच्छा जो भी आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट पोस्ट मिल सकता है वो मिल जाएगा आपको 8 में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लो कि 4 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाए, CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 1 का कट ऑफ जो आया तो उनका जो मार्क्स इस प्रकार था कि वो मात्र 4 पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो 4 पोस्ट के लिए कर पाए, तो 4 पोस्ट का नहीं कर पाए। तो जो 4 पोस्ट का नहीं कर पाए, मान लो कि CBT 2 में बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स, फिर भी जिन 4 पोस्ट के लिए CBT 1 में वो क्वालिफाइड नहीं थे वो पोस्ट उनको नहीं मिलने वाला है, भले ही वो कितना भी CBT 2 में अच्छा मार्क्स डालें। इसलिए CBT 1 में अगर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाई हो तो आपके लिए बेटर है। और क्वालिफाई नहीं भी हो, मान लो कि एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, CBT 2 में मार्क्स आप ले आए, ठीक है, तो कम से कम उस पोस्ट का जेई तो आप बन ही जाओगे ना, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। अब अगर आप उसी तरह मैकेनिकल में है, ठीक है, तो कुछ पोस्ट जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, है ना, वर्कशॉप मतलब कि जहाँ पे, अच्छा वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में अंतर समझो। वर्कशॉप में क्या है कि जो मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है उसका मेंटेनेंस होता है, सर्विसिंग होता है। जैसे मान लो कि मालगाड़ी है तो उसका एक प्योरिसिटी डिफाइन होता है कि ये 4 साल ट्रैफिक में चलेगा या 6 साल ट्रैफिक में चलेगा, इसके बाद लौट करके वापस कारखाने में आएगा, वहाँ पे उसकी सर्विसिंग होगी, फिर वो ट्रैफिक में जाएगा। ये मेंटेनेंस होता है वर्कशॉप में। और प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, जो रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट होगा, जैसे कपूरथला हो गया, कपूरथला कोच फैक्ट्री, ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री बरेली हो गया, ठीक है, इस तरीके से चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप हो गया आपका बंगाल में। तो ये सब चितरंजन में, तो इस तरीके से तो इनका काम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नए मालगाड़ी बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, नए सवारी गाड़ी यहाँ पे बनते हैं, तो यही डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, इन सभी का कट ऑफ, डिजाइन ड्राइंग, ये सब अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, इनका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक पोस्ट था CNW, कैरेज एंड वैगन। आप प्लेटफॉर्म पर जाते होगे कहीं भी तो आप देखते होगे कि वरीय अनुभाग अभियंता, SSC ब्रैकेट में लिखा रहता है CNW, कैरेज एंड वैगन, तो वही उसको बोलते हैं ओपन लाइन, ठीक है ना। तो वहाँ पे जितने भी मालगाड़ी या सवारी गाड़ी होती है उनकी मेंटेनेंस, रख रखाव, देखभाल वहाँ पे वो लोग डिपो पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका CBT 1 हो जाता है। जैसे CBT 1 हम लोगों का था तो आई थिंक मई टू जून, यही 2019 में हमारा CBT 1 हुआ था, और रिजल्ट जो है आई थिंक 2 महीने बाद रिजल्ट हमारा CBT 1 का आया था। तो आपका भी समझ लो कि वही आज के, सॉरी 2 महीने नहीं, रिजल्ट 1 महीने बाद ही आया था, 2 महीने बाद CBT 2 के लिए हमें बुलाया गया था। तो इतना भी आप भी समझ लो कि अगर वही ट्रेंड फॉलो करता है रेलवे तो आपका रिजल्ट जो है 16 जनवरी या 16-17 जनवरी के पहले पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा।
इसके बाद फिर आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो CBT 2 में आपको बता दूं कि 15 गुना 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाने वाला है, जो भी वैकेंसी कम्युनिटी वाइज। अच्छा एक बात और बता दूं, जो रिजर्वेशन वाली बात है कि CBT 1 में मान लो आप OBC से क्वालिफाइड हुए हो, ठीक है, तो CBT 2 में आप कितना भी अच्छा मार्क्स ला लोगे, जनरल का कटअप भी अगर क्वालिफाई कर जाते हो फॉर CBT 2, फिर भी आपको OBC कैटेगरी से ही आपकी वैकेंसी के अगेंस्ट ही आप फाइट कर पाओगे। जो SC के मान लो कोई बच्चा है, वो CBT 1 में सिलेक्शन अगर उसका SC कैटेगरी से हुआ है, वो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, SC का बच्चा अगर SC कैटेगरी का ही कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो CBT 2 में वो SC कैटेगरी में ही आगे उसका सर्च होने वाला है। CBT 2D भी, भले तुम CBT 2 में वो तो अच्छा मार्क्स ला लो, CBT 2 में तुम जनरल का मार्क्स भी क्वालिफाई कर जाओ, कट ऑफ भी क्वालिफाई कर जाओ, फिर भी यू विल बी ट्रीटेड एज अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ SC कैटेगरी ओनली। तो मोटा मोटी बात यह है कि CBT 2 में 15 टाइम्स ऑफ कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। अच्छा CBT 2 जैसे मैंने कोलकाता भरा था, कोलकाता से फॉर्म फिलअप किया था, तो CBT 2 का एग्जामिनेशन आपका जिस RRB से आपने फॉर्म भरा है उस RRB के होम स्टेट में ही होगा। जैसे आपने चेन्नई से भरा है तो आपका चेन्नई में होगा, अहमदाबाद से भरा है तो आपका अहमदाबाद साइड में होगा, ठीक है। उसमें आपको होम स्टेट सेंटर नहीं दिया जाएगा। जैसे मेरा कोलकाता में होने वाला था, ठीक है, तो CBT 2 का एग्जाम हम लोगों का लगभग 28 अगस्त 2019 से 1 सितंबर 2019 के बीच हुआ था, ठीक है, 5 दिन के अंदर हुआ था, ठीक है, होने वाला था। बट मेरा क्या हुआ था कि मेरा एग्जाम रीशेड्यूल हो गया था। जैसे मेरा शायद 30 को एग्जाम था, 30 अगस्त को, 29 अगस्त शाम को जब मैसेज आया, जब मैं ट्रेन पकड़ने ही वाला था कोलकाता के लिए, तो मैसेज आता है कि आपका एग्जाम रिशेड्यूल कर दिया गया है। और मेरा एग्जाम शायद 7-8-10 दिन बाद रिशेड्यूल हुआ था, और मेरा पटना में ही हो गया था रिशेड्यूल होने की वजह से। तो आप जनरली मान करके चलो कि आपका सेंटर जो है वो RRB हेडक्वार्टर में ही होने वाला है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा वहीं पे आपका उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। अच्छा मैं कट ऑफ जोन की अगर बात करूं तो कुछ हाई कट ऑफ जोन होते हैं, कुछ लो कट ऑफ जोन होते हैं। बच्चों को बहुत क्वेरी रहती है कि सर कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ तो जोन वाइज डिपेंड करता है। तो मैं अगर प्रीवियस वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं तो उस समय क्या था कि जैसे हमारा जोन हो गया कोलकाता, इलाहाबाद, राइट, और इस तरीके के अजमेर, ये ऐसे जोन थे जहाँ हाई कट ऑफ गया था, ठीक है ना, कट ऑफ थोड़ी हाई थी, राइट। और बाकी जोन जैसे अहमदाबाद हो गया, राइट, भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर, इस टाइप के कुछ थे जहाँ पे थोड़ा सा कम गया था कट ऑफ, राइट, और बाकी जोन का इनके बीच में था, राइट। तो अगर आपका मार्क्स, मैं कट ऑफ का एक वीडियो बनाया हूँ बहुत विस्तार तरीके से, अगर उसके आसपास आपका मार्क्स आ रहा हो, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, चेक कर लेना लिंक, उसके आसपास आ रहा है, आप CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। रिजल्ट का इंतजार मत करो, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 1 महीने आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसीलिए आप ऐसा करो, रिजल्ट का वेट मत करो, उसके आसपास कट ऑफ है, थोड़ा बहुत कम भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम भी है, तो भी आप तैयारी शुरू कर दो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, कोलकाता में पिछली बार कट ऑफ हाई गया था तो इस बार भी हाई जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि बच्चे जो हैं उनका क्राउड, किस तरीके के बच्चों का क्राउड किस जोन में ज़्यादा गया फॉर्म फिलअप करते समय। इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप CBT 2 की तैयारी दमदार तरीके से करो। अगर आपका आप मेरा वीडियो चेक कर लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका उसको लिंक उस वीडियो का दे दूंगा। तो जैसे CBT 2 में आपको बुलाया गया तो 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है भाई। तो उसमें CBT 2 में जो फिर कट ऑफ निर्धारित होगा। अच्छा CBT 2 की तैयारी कैसे करें, ये भी दिमाग में होगा, सर कैसे तैयारी किया जाए। तो जैसा कि आपको पता है CBT 2 में 150 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। 150 क्वेश्चंस में आपका 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल रहेगा। जो सिविल वाले बच्चे हैं उनका सिविल इंजीनियरिंग पहुंच जाएगा, जो मैकेनिकल वाले हैं उनका मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का
आपको पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉमन सिलेबस होगा, जैसे उसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस आई थिंक, 10 मार्क्स का एनवायरनमेंट, 15 मार्क्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 15 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स उसमें नहीं होगा। तो 100 टेक्निकल एबिलिटी प्लस 50 जो है कॉमन मार्क्स हो गया, तो 150 मार्क्स का आपका होने वाला है, राइट। तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं उसके लिए भी CBT2 में कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए भी जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप चाहें तो आप कमेंट में पुट अप कर देना कि आप कौन से ब्रांच से हो, आप किस तरह का वीडियो चाहते हो, या कोई भी इंक्वायरी हो, चाहो तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर सकता हूँ आपसे, सरकारी मोबाइल नंबर, सो दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड एनी टाइप ऑफ डाउट आपको हो आप कहीं भी पूछ सकते हो, राइट। चलिए, इस क्रम में मैं आपके साथ हूँ, कोई भी किसी तरह का आपको परेशानी हो, किसी तरह की जानकारी आपको इकट्ठा करनी हो, तो इसके लिए मैं आपका भरसक प्रयास करूँगा, मदद करूँगा। बहुत सारे बच्चे तो हो सकता है जमालपुर वर्कशॉप में ही आएँ, पोस्टिंग उनकी हो जो कोलकाता वाले होंगे, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो आते हैं तो लॉट में आते हैं। हम लोगों ने कम से करीब बहुत बड़ा कारखाना है, करीब हमारा 75 बच्चों का बैच था, 75 बच्चे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे। तो उसी तरह से आप लोग भी आएंगे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो आप आइए जमालपुर में, आपका स्वागत है, यहाँ पे आपका वेलकम करेंगे हम, ठीक है। चलिए, और अगर हम नेक्स्ट, अच्छा CBT2 में आप जो कट ऑफ आता है वो केवल नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं आता है, मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में आता है। अब बोलोगे मेरिट इंडेक्स क्या है, तो देखो दो चीजें होती है, नॉर्मलाइजेशन और मेरिट इंडेक्स। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन तो ऐसा चीज है, आप समझ लो कि मल्टी सेशन में सेम सिलेबस है आपका एग्जाम, सेम सिलेबस मल्टी शिफ्ट में हो रहा है, अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से काम चलाते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग सिलेबस है, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल का अलग सिलेबस है ना, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, है ना। मैकेनिकल में बोलूँ तो आप समझो मैकेनिकल के साथ जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही पार्ट में आ जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग। तो जो मैकेनिकल का पेपर होगा उनका मैकेनिकल के हिसाब से होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से पेपर होगा। तो यहाँ पे सिलेबस अलग अलग हो रहा है। तो जहाँ पे सिलेबस अलग अलग होता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलेबस तो अलग अलग है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी पोस्ट का, मान लो कि इलेक्ट्रिकल का जो बच्चा है उसका पोस्टिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, रेलवे में। तो कॉमन पोस्ट के लिए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अगर कोई कॉमन पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए एक्चुअली तीनों बच्चे एलिजिबल हैं, तीनों कैटेगरी के, मैकेनिकल के भी, इलेक्ट्रिकल के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, और तीनों का पेपर अलग अलग हुआ है। पेपर तो अलग अलग पूछा जाएगा, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आया है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल वाला उसे इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा, जो मैकेनिकल वाला है उससे मैकेनिकल का पूछा जाएगा। तो सिलेबस तो अलग अलग था। तो अलग अलग सिलेबस के बच्चे जो होते हैं, जब कॉमन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उनको उनका जो हिसाब किताब होता है, कट ऑफ निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मेरिट इंडेक्स, देयर कट ऑफ इज कैलकुलेटेड। इसलिए CBT2 का जो भी आपका कट ऑफ निकलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ मेरिट इंडेक्स। जैसे मैं बता दूं, हम लोगों का जो था उस समय वर्कशॉप का मैं बात कर रहा हूँ, वर्कशॉप का जो कट ऑफ था CBT2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल के लिए, ठीक है, तो वो था 600 आई थिंक 68, 668। तुम बोलोगे सर 668 क्या, इतना का तो मार्क्स एग्जाम ही नहीं होता। तो एक्चुअली वो 1000 का स्टैंडर्ड लेकर ना कैलकुलेट करते हैं, आउट ऑफ 1000 तुम समझ सकते हो, मतलब 668 आउट ऑफ 1000 मतलब 66.8%, 66.8% आपको कट ऑफ था, इसलिए समझ सकते हो। मेरा 701 के आसपास था, 701 मतलब 70.1% हो गया, राइट। अच्छा, CBT1 में मैंने नहीं बताया अपना स्कोर, अब मेरा स्कोर शायद 80 के आसपास था, 80, उसमें से 6 या 7 नंबर मेरा नॉर्मलाइज होकर बढ़ा था, राइट। तो मेरा 86 के आसपास नॉर्मलाइज मार्क्स था, राइट। तो ये हो गया CBT2 में मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में आएगा सबका, हर एक ब्रांच के बच्चों का जो कट ऑफ आएगा वो मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में ऐसे आएगा, 600 समथिंग,
700 समथिंग, 800 समथिंग, ठीक है ना। तो 1000 में वो लोग कैलकुलेट करते हैं उसको, राइट। मेट इंडेक्स पे भी आपको नॉर्मलाइज स्कोर पे दोनों पे आपका एक कमेंट वीडियो में बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से वो कैलकुलेशन होता है। अच्छा चलिए, CBT2 में आपको हुआ, मेरा CBT2 हो चुका था, उसका रिजल्ट आया कब? तो रिजल्ट मेरा आया था उसमें छठ पर्व में आया था 2019 में, 1 नवंबर, आई थिंक याद है मुझे, 1 नवंबर 2019। किसी का मैं प्रसाद खाने गया था किसी दोस्त के यहाँ, तो वहीं रिजल्ट आया था, वहीं पे मैं खाता PDF पहले चेक किया, तो उसमें मेरा रोल नंबर था, आई वाज सिलेक्टेड, ठीक है। तो आई वाज कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से CBT2 के बाद आपका भी जो है 2 महीने मान के चलो, अप्रोक्स 2 महीने लेते हैं लोग, तो उसमें आपका कॉल आएगा। तो उसमें क्या, जब मेरे समय में जो मेरी जो वैकेंसी थी उसमें क्या था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के 1.5 टाइम्स बुलाया गया था। मान लो कि सॉरी, नंबर वैकेंसी के, मान लो कि 100 वैकेंसी थी ना, तो 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो 100 का रोल नंबर एक साइड में था, और एक साइड में था स्टैंड अप बाय लिस्ट में, स्टैंड बाय लिस्ट था वो, वेटिंग टाइप कह सकते हो कि अगर मान लो 100 जो बच्चे हैं उनमें से किसी का कोई मेडिकली रिजेक्टेड हो गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो फेल कर गया, ठीक है, तब वो बाकी जो 50 बच्चे थे जो स्टैंड बाय वेटिंग में थे उनको वापस यहाँ पे एडजस्ट किया जाता। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी में आपका नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है, उसमें इस तरह से नहीं है। जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CBT2 के बाद बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मान लो कि आपके जोन में 500 वैकेंसी है, ठीक है, तो 500 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, एग्जैक्टली इस बार बुलाया जाना है। मुझे लगता है कि 2025 के लिए भी रेलवे तैयार है JEE के एग्ज़ाम लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसी पर्पज़ से उसको छोड़ रखा है कि वेटिंग का कोई अब ज़रूरत है नहीं। अगर मान लीजिए कुछ पोस्ट खाली भी रह जाता है तो उसको 2024 में उसको कवर कर लिया जाएगा, 25 में अगली जो वैकेंसी आने वाली है। अब रेलवे आई थिंक हर एक साल वैकेंसी लेकर आने वाली है, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि 25 के लिए भी तैयारी चल रही है, वैकेंसी का असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा? तो आपको एक डेट दिया जाएगा, उसका एक कॉल लेटर रहेगा, उस कॉल लेटर से आपको बुलाया जाएगा आपका RRB हेडक्वार्टर में, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर जाओगे। वहाँ की अथॉरिटी जो है आपको चेक करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट हैं, जैसे OBC बनाना हो या SC बनाना हो, SC कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, EWS बनाना हो, तो उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपका नोटिफिकेशन। आप विज्ञापन देखोगे तो उसके लास्ट में ना अनेक्जर दिए हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको बना कर ले जाना है। अगर नहीं भी बना कर ले जाए तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट लेकिन ले जाना है। मान लो कि नहीं बन पाया, लेट लग गया है ना उस फॉर्मेट में बनाने में, तो आप पुराना ही कोई फॉर्मेट लेकर जाओगे तो भी रेलवे 15 दिन का समय देती है, आप उसको वापस जा करके लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट ले ही नहीं जाओ किसी फॉर्मेट में, तब आपको यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना। इन टफ वर्ड, यू विल बी रिजेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले ही जाओगे, प्रयास तो ये करना है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन, जैसे सुबह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ, शाम तक मान लो आपको वेरीफाइड हो गया, तो उसी दिन आपको वहीं से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला अथॉरिटी है वहीं से एक लेटर बनाएंगे टू द नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल, ठीक है, कि ये मैं इन बच्चों को भेज रहा हूँ, है ना, आप इनका मेडिकल चेकअप कर लें। तो मेडिकल चेकअप के लिए आपको लेटर मिल जाएगा, और लेटर लेकर आपको रिपोर्ट करना है तुरंत उस मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में, राइट। वहाँ पे आपका जो है ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, मतलब फिटनेस चेक होगा, उतना टफ नहीं होता है, ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल लिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, डिफरेंट टाइप के शेप रहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि रेड और ग्रीन में आप डिफरेंस कर पाते हो कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। आई चेकअप होगा कि पावर आपके ग्लास का क्या है। अच्छा, आई चेकअप में क्या होता है कि एक रेलवे ने आपको एक नोटिफिकेशन भी उस समय देता है कि कम से कम आप आँख जो है अपना आई है उसका चेकअप कहीं रजिस्टर्ड को डॉक्टर से करवा कर लाएंगे अपने घर से ही, ठीक है। वो बस से ले जाना होता है, और उसी के आधार पर फिर वहाँ पर भी वो चेकअप करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल भी रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड कई होते हैं, जैसे उनका नाम है A1, A2 स्टैंडर्ड, A3, B1, B2, इस तरह से C1, राइट। ये सब कैटेगरी होते हैं। A1 जो सुपर कैटेगरी है, मतलब जिसका आँख 6/6 है, मतलब कोई पावर कोई ग्लास की जरूरत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं, मतलब कुछ भी उसमें नहीं है उसके आँख में। मैंने देखो मेन रेलवे में जो है आई, आँख जो है ना, दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट,
मेडिकल के दृष्टिकोण से, राइट। तो इसीलिए आई चेकअप बहुत अच्छे से होता है। तो ठीक है, तो A1 A2 A1 A2 होता है। A1 जो होता है वो लोको पायलट्स के लिए होता है, गुड्स कार्ड्स के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है ना, दृष्टि का होना। जेई के लिए जो पोस्ट है उसमें A3 A1 A2 A3 से शुरू होता है, A3 B1 B2 C1। तो A3 कैटेगरी जैसे मान लो कि मैं समझाना चाहूँ तो A3 होता है उनके लिए जो ओपन लाइन में काम करना है, जिनको प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो उनका आंख थोड़ा सा A3 मतलब कि पावर आपका जो है ग्लास का, अगर चश्मा लगाते भी हो तो पावर 2 होना चाहिए, 2 डायोप्टर, दूरदृष्टि वाला, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको दूर जो देखने वाला दिक्कत है उसमें पावर 2 डायोप्टर का ग्लास आप यूज कर सकते हो, तो आप A3 में हो। उसी तरीके से आप B1 में 4 डायोप्टर तक, B2 में भी 4 डायोप्टर तक होता है, राइट। उसे C1 होता है, ठीक है। तो A3 जो है वो जेई के लिए सुपर कैटेगरी ऑफ आई कैटेगराइजेशन है, मतलब कि वो सुपर कैटेगरी है मेडिकल स्टैंडर्ड का जेई वालों के लिए। जैसे उसमें आपको पोस्टिंग, जैसे सिविल वाले हैं तो उनको पीवे में मिलेगा, ट्रैक मेंटेनेंस में, ओपन लाइन में वो काम है कि नहीं, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आँख का सही होना जरूरी है। तो उनका A3 मतलब A3 मतलब ग्लास का पावर 2 डायोप्टर तक होना चाहिए। अगर 2 डायोप्टर तक है, जैसे मेरा था 0.75, तो मैं सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल था, चाहे वर्कशॉप में हो, ओपन लाइन में हो, ठीक है, कहीं के लिए। लेकिन मान लो किसी का पावर 4 है या 3 है, 4 से कम है, 2 और 4 के बीच में है, मान लो कि 4 तक है, 3 है, तो उनको ओपन लाइन में नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो कि सिविल वाले हैं, उनका पावर 3 डायोप्टर है, तो पीवे में उनका नहीं मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। उस जैसे मैकेनिकल वाले हैं, तो उनका उस तरीके से आपको कैरेज वैगन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पोस्ट दिया जाएगा आपके आँख की कैटेगरी को देखते हुए, ठीक है। लेकिन पोस्ट मिलेगा, अगर आप उसके लिए कट ऑफ, उस पोस्ट के लिए कट ऑफ क्वालिफाई किए हो तो आपको पोस्ट दिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जिनका आँख बेटर है तो फिर वो बेटर ही है। मेरा बेटर नहीं था, मेरे कई दोस्त थे जिनका 4 डायोप्टर था, जिनका कलर विजन था। अब ऐसा मत सोचो कलर विजन किसी को है, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा तो उनकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। मेरे साथी एक यहाँ पे दोस्त, उनको हाँ ओपन लाइन में नहीं मिलेगी, उनको अगर प्रेफरेंस उनका ओपन लाइन का भी हो सबसे पहले तो वो नहीं मिलेगा, वो कट आउट हो जाएंगे वहाँ से। इनको वर्कशॉप में मिला है, वर्कशॉप में कलर विजन जैसा कोई उतना सेफ्टी की ज़रूरत है नहीं जितना ओपन लाइन में ज़रूरत है, तो इनको यहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। तो इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, राइट। अच्छा, लेजिक सर्जरी जिन बच्चों ने करवाया है आँख में, तो उनका A3 कैटेगरी वाला पोस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये एक देखने वाली बात है। बाकी फिर हम हमारे 2 महीने बाद भी जो लगभग हमें लगता है कि फरवरी 2020 में मेरा हम लोग का फाइनल पैनल आ चुका था, रिजल्ट आ चुका था, फाइनल मेरिट आ चुका था कि आप लोग जो हैं, आरबी ने दे दिया था कि इतने लोग आप लोग सिलेक्टेड हैं, फिट हैं फॉर रेलवे ड्यूटी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों का जो है ना ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे ये कैटेगराइजेशन आ गया कि मतलब ये पोस्टिंग आ गया कि आपका कहाँ पोस्टिंग मिलेगा, किस जगह पे। जैसे मेरा वर्कशॉप था तो मेरा ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता जोन में 3 ठो वर्कशॉप हैं, 2 तो बंगाल में ही है, लिलुआ वर्कशॉप, कचरापारा वर्कशॉप, और एक है जमालपुर वर्कशॉप, जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज देखा जाए तो बिहार स्टेट में पड़ता है, लेकिन वो कोलकाता जोन के अंदर है। तो लकली मेरी पोस्टिंग जो है, मैं बिहार का ही हूँ, तो पोस्टिंग भी यहीं जमालपुर वर्कशॉप में ही मिल गई। तो जमालपुर वर्कशॉप से एक चिट्ठी मेरे यहाँ आया ज्वाइनिंग लेटर का, ठीक है। अच्छा, मैं एक बता दूँ, उस समय कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को 2020 में। तो हमारी चिट्ठी तो निकली थी यहाँ से मतलब मार्च में ही, 15-16 मार्च के आसपास, लेकिन वो फंसी रह गई, वो हम तक पहुँची नहीं, क्योंकि कम्प्लीटली लॉकडाउन था। वो पहुँचती कब है, मई में। तो किसी तरीके से लॉकडाउन में इधर उधर करते हुए पर्सनल गाड़ी से यहाँ पे हम लोग आए, 2-3 लोग थे हम लोग, 3-4 लोग थे औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद बिहार का मैं रहने वाला हूँ, औरंगाबाद का नाम आ गया। तो सभी लोग आकर के यहाँ पे रिपोर्ट की, हमने ज्वाइनिंग की। तो जब ज्वाइनिंग हम लोगों ने यहाँ पे की, तो यहाँ से आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो हर एक रेलवे जोन में एक ट्रेनिंग सेंटर होता है JSSC के लिए, उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज दिया जाएगा फॉर 1 ईयर। मतलब आपको ट्रेनिंग
सेंटर को ही सौंप दिया जाएगा, वहाँ वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट होता है, आप उसके अंडर रहोगे 1 साल तक। तो वो 1 साल आपको ऐसा नहीं कि वहीं पे केवल रखेंगे, उसमें 2 चीज़ें होती है, एक थ्योरी वाला पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। थ्योरी पार्ट वहाँ आपको कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो 1 महीने पढ़ाए, फिर अगले महीने आपको भेज देंगे कहाँ, ओपन लाइन में हो सकता है भेज दें, CNW में, फिर कुछ दिन के लिए वर्कशॉप में भेज दें 1.5 महीने के लिए, वर्कशॉप में जाओ वहाँ से सीख कर आओ। तो इस तरीके से वो घुमाते रहेंगे, आपको 1 साल तक घुमाएंगे, मतलब रेलवे के हर एक एस्पेक्ट का आपको जो है हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा 1 साल में, ठीक है, ओपन लाइन में, वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में, राइट, सभी जगह भेजा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु भी भेजा जाएगा कि अगर मान लो किस तरह का कोई समस्या हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है ना, तो किस तरीके से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है, इसका मैनेजमेंट के लिए आपको भेजा जाएगा, है ना। बनारसी भेजा जा सकता है, बनारसी लोकोमोटिव वर्कशॉप में। अच्छा, ऐसा है कि आपको एक हमारे यहाँ भी जमालपुर में जो कारखाना में ही एक इंस्टीट्यूट है, इरमी, आप लोग जानते होंगे कि इरमी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके वगैरह में, आप पढ़ने को मिलता होगा कि इरमी कहाँ स्थित है। इरमी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो ये जमालपुर कारखाना में ही स्थित है, यहीं पे स्थित है। तो यहाँ भी ट्रेनिंग हमारी शायद 28 डेज की हुई थी। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद फिर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो एक एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, शायद 2 एग्ज़ाम होता है 6-6 महीने पे। उन दोनों एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका सीनियरिटी तैयार होगा, इसलिए उस एग्ज़ाम में आपको अपने आप को उसमें टाइम देना है, आपको अच्छे से एग्जाम लिखनी है। तो बाद में फिर आप जब आपका प्रमोशन होगा JEE to SSC, तो सीनियरिटी का ख्याल रखा जाता है। तो सीनियरिटी अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो पहले प्रमोट नहीं हो पाओगे, आप पीछे रह जाओगे। यही वजह है कि जब हम लोग को वहाँ से यहाँ पे आए हम लोग, तो सीनियरिटी के साथ ट्रेनिंग सेंटर 80 बच्चों को, 75 या 80 बच्चे हम लोग थे, 75 बच्चों को जमालपुर ने भेजा कि आप इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। यहाँ पर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई, सबका अलग अलग सेक्शन है, तो उस सेक्शन में हुआ। फिर हम लोग का आई थिंक अगस्त 2021 में, मतलब ट्रेनिंग के बाद अगस्त 2020 में हम लोग ज्वाइन किए थे। फिर ट्रेनिंग की 1 साल, तो अगस्त 2021 में हम लोग यहाँ परमानेंटली जमालपुर में ज्वाइन किए, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट, अब यहाँ परमानेंटली हम लोग ज्वाइन किए। तो बाकी ठीक है, तो फिर यहाँ पे सीनियरिटी वाइज हम लोग थोड़ा सा ऊपर थे, 7 या 8 पोजीशन मेरा था, ठीक है, उन 75 बच्चों में। तो मेरा जैसे ही पहला पैनल आया प्रमोशन के लिए, 2 साल मतलब परमानेंट पोस्टिंग के 2 साल बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो फॉर प्रमोशन टू SSC। तो हम लोग का पहला लिस्ट आया और हम लोग जो है 30 दिसंबर 2023, मतलब लगभग 2 साल के बाद हम लोग SSC में प्रमोट हो गए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो SSC में प्रमोट हो गया। SSC जमालपुर वर्कशॉप अभी काम कर रहे हैं, पदस्थापित हैं, और बाकी आपसे हम समय समय बात करते रहेंगे। ये मेरा क्वार्टर का पीछे वाला प्रांगण है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बहुत सारा डाउट भी आपके मन में होगा आगे भी कि किस तरह क्वार्टर मिलते हैं, क्या एकोमोडेशन का फैसिलिटी होता है, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होता है, ठीक है, किस तरीके से बाकी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, है ना। तो ये सब भी जानना, अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं फर्दर वीडियो बना सकता हूँ, इफ़ यू पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी फर्दर वीडियो आपके डिमांड पर आए तो आप तक पहुंच पाए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच and best of luck for your future. I hope that you will be selected for this against this vacancy, and some of the students will also come for the posting at जमालपुर वर्कशॉप। इसलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो रही है।